आज मेरे कज़न की शादी थी और हम सब कज़न उसके गांव गए हुए थे। रात को लेट पहुंचने की वजह से सोए हुए थे। आपको पता तो है कज़न कज़न होते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेहमान नहीं हो, उठो और काम करो। मैं सबको उठाने के लिए कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा ओपन किया तो आगे से माशाल्लाह चेहरे पे नूर, चश्मे बदूर। मेरे कज़न 72 इंच की LCD पर रोमांटिक सीन देख रहे थे। मुझे उनको तंग करना अच्छा ना लगा और मैंने भी जूता उतारा और उनके साथ बिस्तर में लेट गया। बिस्तर गर्म था, मज़ा आ गया। फिर सब उठकर नाश्ता करने कज़न के घर चले गए थे जिसकी शादी थी। आगे चलकर देखा तो कज़न साहब पहले ही किसी का गन्ना चोरी करके चूस रहे थे। मैंने गन्ना मांग लिया और उसने ऐसे इग्नोर किया जैसे रिश्वत मांग ली हो और पतली गली से निकलने का इशारा कर दिया। गजब बेइज्जती है। बाद में मुज़ाकरात कामयाब हो गए और आखिरकार मुझे आधा गन्ना उसने दे ही दिया। आखिर कज़न कज़न ही होते हैं। अभी पार्टी शुरू ही हुई थी तो बीच में छोटा डॉन टपक पड़ा और आधा गन्ना उसे भी देना पड़ा। छोटे डॉन को मुझ पे यकीन नहीं था कि गन्ना मैं उसे वापस ना ले लूँ। खैर, इस मौलवी साहब को देखें, इसे लग रहा है कि मैं इमरान खान के जलसे में झंडा पकड़ के खड़ा हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और ये है हमारा भतीज जो कि खाने का बहुत ही शुदाई है। ये अपने आप को हीरो समझता है लेकिन किसी भी एंगल से लगता नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। हाँ, एक चीज़ का ये हीरो है, वो है बस खाना। अगर इसको खाना मिलता रहे तो इसकी ज़िंदगी का पहिया चलता रहता है, नहीं तो ये बीमार हो जाता है। हमें भी भूख लग गई थी और हम घर आ गए। मैं ये चम्मच मांगने ही वाला था कि अंकल ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और ये सब अभी सोच रहे हैं कि अब हम क्या बनाएं, मतलब उनके लिए जो मेहंदी पर मेहमान आएंगे। लेकिन मुझे इनकी समझ नहीं आई कि ये क्या प्लान बना रहे हैं तालियां मार मार के। बाद में पता चलता है कि इन्होंने हमारे से कभी नाश्ता कर लिया है और मुझे बाद में एक कप चाय पीनी पड़ी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और हाँ, हमने देगे पकाने की जगह बनाई और कुछ चींटे जिस पर देगे रखेंगे। आग जलाने के लिए कारी साहब हीरो साहब को लकड़ी उठाने के लिए छत पर चढ़ा रहा है, जो कि हमने 3-4 दिन पहले ऊपर सूखने के लिए रखी थी। और हीरो साहब इस काम को इतना मुश्किल दिखा रहे हैं जैसे बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हों। आखिर अल्लाह अल्लाह करके ये ऊपर चढ़ ही गया और हमें सांस आया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हीरो साहब ने लकड़ियाँ नीचे फेंकनी शुरू कर दी। यहाँ पर हीरो हीरो लग रहा था, मगर इसकी वजह से सारा काम लेट हो रहा था। क्या राजा साहब ने इन लकड़ियों को जलाने के लिए न कंडे देखे न चंडे देखे। ये भाई तो प्यास ऐसे स्लो छील रहा जैसे देख के परसों पकानी है, मतलब कुछ भी। राजा साहब आग जला चुके हैं और राजा साहब ने कहा कि लाइट चली ना जाए इसलिए टब भर लें क्योंकि ये पाकिस्तान है। ओ वाह, इस भाई ने तो प्याज छील कर मिर्चें काटनी शुरू कर दी। मैं ये देखकर खुश हुआ। ये भाई बेहद से अदरक छील रहे हैं जैसे 1 किलो गोश्त पकाना हो। ये है हमारी पंजाबी ज़बान का थूम। ये बहुत मेहनत करवाता है और भाई ने भी छीलना मुनासिब नहीं समझा। राजा साहब ने मिसाला और गोश्त डालने से पहले ही दही डाल दी। पता नहीं ये टेक्निक कौन से गूगल से डाउनलोड की। और बड़े कज़न का आर्डर आ गया कि गोश्त पे भी फेरा लगा लो, कहीं कोई चोरी भी न कर ले। गोश्त पर फेरा लगा के आया तो तंबू सेट करवाए और तंबू सेट करवाने के बाद कुर्सियाँ सेट करवाई। ये भाई कुर्सी पे कपड़े चढ़ाना मुझे सिखा रहे थे कि आपके आगे काम आएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मैंने भी खूब सीखा। तो बाद में इस तरह का कुछ भी नज़र आया जब इन्होंने सेटिंग की। इधर से मिसाला रेडी, फटाफट से राजा साहब के कहने पे गोश्त मंगवाया और उनके दरबार में हाजिरी दिलवाने की कोशिश की। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। लेकिन राजा साहब ने कहा कि ये धोना किसने है और धोने के साथ नमक भी लगाना है। ये काम काफ़ी मुश्किल था लेकिन मज़ा आ रहा था। मजा आया क्योंकि नमक लगाने से एक तो गोश्त लजीज हो जाता है, दूसरा बदबू अगर कोई हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। ये काम अच्छा था। नमक लगाने के बाद पानी से अच्छी तरह साफ़ किया, धोया और उसको खुश्क किया और मैंने हाथ तक नहीं लगाया। भाई को राजा साहब ने गोश्त डालने का आर्डर किया और भाई ने जाकर देग में पलट दी। तेरी मज़ा आ गया और साथ ही बिन बताए दूसरी भी पलटने लग गया। ये तो किस्मत थी कि एक लेग पीस गिर गया और राजा साहब ने कहा हो बस करो, नहीं डालनी। इसी तरह फिर नई देग में डाली और 1 2 3 इस तरह करके देगों में ये डालता चला गया। मुझे लगा कि मैं वेला बहुत हूँ, मुझे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। मैंने लकड़ उठा के देग की जगह डाल दी और ये मैंने बड़ा कारनामा किया। बस देखते ही देखते कौरमा तैयार, बड़ा माशाल्लाह। अभी ये सोच रहे थे कि देगें तो तैयार हो गई हैं लेकिन अभी तक रोटी नहीं तैयार हुई। रोटी लेने कौन गया है? तो फटाफट से हमें भगा दिया। आगे से मेरे कज़न को मोटरसाइकिल ने कहा कि ना बाबा ना, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि बाइक की क्लच ढीली लग रही थी। हमने भी उस बाइक को वहाँ फेंका और राजा साहब की बाइक उठा ली। मैं कज़न के साथ अल्लाह अल्लाह करके बैठ गया। कज़न ने बड़ी अच्छी खुशबू लगाई थी, बड़ा मज़ा आया। आखिरकार हम तंदूर पर पहुँच गए जहाँ हमारी रोटियाँ लग रही थी।
भाई बड़ा नेक था, एक एक करके रोटी गिन के पैक कर रहा था। मेरा कज़न भाई के चक्कर में कपड़ा लाना भूल गया और हमने तंदूर वाले का गट्टू उठा लिया। हमने ईमानदारी से रोटियां गिनी, मतलब रोटियों के बने हुए पैकेट गिने, और तंदूर वाले की आवाज़ आई कि गट्टू की जगह जब अगली बार आओ तो सालन लेते आना। हमने आराम से हामी भर ली और रफू चक्कर हुए। रास्ते में मेरा प्यारा कज़न अपने गांव का माहौल बताते हुए कि ये पेरिस की तरह है, और मैं भी पीछे बैठ के कहता गया वाओ ग्रेट नाइस। रोटियां लेके घर पहुंचे तो आगे चाय की पार्टी हो रही थी और चाय मिल गई, मतलब ऐन मौके पे एंट्री। क्या ही बात है। सब ने चाय पी, बड़ा मज़ा आया। चाय बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई थी, लेकिन मेरा रोटियों वाला कज़न लेट आया। उसने आते ही रोला डाल दिया कि मेरे लिए चाय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चाय वाली देगची के आगे खड़ा था और उसको नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसको देगची के ऊपर उठा दिया और मैंने कहा कि आप आराम से तसल्ली से पिएँ। वो बहुत काफ़ी खुश हो गया। मैंने चाय फिनिश की और मैं बाहर निकला। बाहर निकलते ही जैसे मैंने देखा तो ये प्रोग्राम बढ़ा हुआ था, जो कि रात को हम म्यूज़िक सुनते थे, मेहंदी प्रोग्राम ये वो। तो किसी ने रात को डायरेक्ट ही अल्लाह के बंदे ने स्पीकर की तारें स्विच में लगा दी। मुझे सामने का साइड रूम का दरवाज़ा खुला नज़र आया तो मैंने देखा कि भाई मेरा कज़न दरवाजे के पीछे बैठ कर छुप कर चाय पी रहा है। वाह। पूछने पर बताया गया मुझे कि चाय मांगने वाले यहाँ पे बहुत हैं। देखे रेडी होंगी और हमने अंदर रखनी शुरू कर दी। मैंने सोचा था कि यहाँ पे देग उल्टेगी और मैं मोए मोए का गाना लगाऊंगा, लेकिन देग अपनी मंजिल मकसूद पर सही सलामत पहुँच गई। वाह। अब मुझे तंदूर वाले का सालन निकलवाना था, लेकिन सालन निकलवाने से पहले कहा गया कि दुआ खैर कर लें। हम सब ने दुआ पढ़नी शुरू कर दी। ये मंजर देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुसलमान अब भी ज़िंदा हैं, लेकिन मेरी नज़र देग पर ही थी। लेकिन बाद में नज़र आया कि मेरी नहीं किसी और की भी हैं। दुआ काफ़ी लंबी होने के बाद इख्तिताम को पहुंची तो मैंने बेसब्री से बर्तन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यार सालन डाल दो, तंदूर वाले को दे आना है। आखिर मेरी सुनी गई सालन मिल गया और मैं चुपके से निकल गया। इस दफ़ा कज़न साहब F-16 जहाज़ की तरह मोटरसाइकिल चला रहा था। मैंने सोचा था कि रंग की वीडियो बनाऊंगा आके, लेकिन रंग तो पहले ही डाल दी और प्रोग्राम बढ़ गया। सालन देने के बाद मुझे आके न्योंदरे लिखने पे लगा दिया। मेहमान आना शुरू हो गए। इधर से अंकल साहब आए और उन्होंने शिकायत लगा दी कि कोई एक बंदा खाना ज़्यादा खा रहा है, दे के पीछे सारी ख़त्म हो गई हैं। मैंने काफ़ी रिसोर्स इस्तेमाल करने के बाद एक बंदा पकड़ लिया और वो था ये बंदा। इस बंदे ने काफ़ी उजाड़ा किया। मैं भूखा रह गया था। मैंने भी माल्टा चोरी किया और निकल गया। सामने से आता हुआ एक बंदा लग रहा था कि फंक्शन की तरफ ही जा रहा है। दिस इज़ पाकिस्तान बेबी, जनरेटर तो ज़रूरी है बेबी। रास्ते में ही शुरली चलाने का प्रोग्राम चल रहा था। मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और काफ़ी धमाका होगा, लेकिन ये तो हुकूमत पाकिस्तान की तरह पुस हो गया। उसके बाद काफ़ी शाम हो गई, अनार चलाया, लेकिन अनार ने भी तवक्को से ज़्यादा नाराज़ किया। आतिशबाजी भी क्या की, ना शुरली फटी ना अनार फटा। यह बात मेरा कज़न बर्दाश्त न कर सका और अनार पर फूट पड़ा। फाइनली हम मेहंदी की रस्म तक पहुंच ही गए। मैं बस मेहंदी लगाने ही वाला था कि अचानक से लाइट चली गई और ये मेरे कज़न की शरारत थी। मुझे समझ आ गई थी, इसीलिए मैंने अपना इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन मैं नाकाम हो गया। खैर ये तो फिर मेहंदी के फंक्शन पे चलता ही रहता है। मैंने वेलें दी और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।